अभी स्टडी मैट से ही करेंगे, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री मतलब जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब वो स्टॉक जो ईयर एंड पे बच गया था, बिका नहीं था। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या होता है। क्लोजिंग स्टॉक होता है, ये देखो, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज शुड कंप्राइज ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज, मतलब आपने जितने का सामान खरीदा वो तो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट है ही। उसके अलावा सेकंड पॉइंट में है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। अगर मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में रॉ मटेरियल नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी मेरा जो सामान है वो बन रहा है, तो जितनी कॉस्ट मैंने इनकर की है रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज तक आने के लिए, या फिनिश गुड भी है जो बिका नहीं है, तो जो मैंने उस पे कॉस्ट इनकर की है वो भी ऐड होगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में, ठीक है। उसके अलावा अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, जो भी मैंने कॉस्ट इनकर की है इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए वो भी उसमें ऐड होगा, ठीक है। जैसे ये अभी ऐसे नहीं समझ आता, जैसे देखो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ऐसे निकलेगी कि हमारे पास हमने 10 यूनिट्स खरीदे किसी भी चीज के, ठीक है, मैटर नहीं करता, चलो फर्नीचर शॉप ले लेते हैं, तो 10 चेयर्स कर लेते हैं इसको। सर ये चैप्टर कौन सा है? इन्वेंट्री संयम। लेट आते हो क्लास में और उसके बाद सारे क्वेश्चन। नहीं, पहली बुक अच्छा, है दूसरी बुक है? वो पहली बुक में है इन्वेंट्री। मुझे का फोटो भेज देना जब क्वेश्चन कराओगे बुक से। 10 तो ये वो है ना, स्टडी मटेरियल नहीं है आपके पास। मैं दूसरा वाला लाया हूँ, पहली वाली नहीं लाया। ठीक है, 10 चेयर्स हमने खरीदी, ₹500 पर चेयर, ये हमने खरीदी है, ठीक है। इसके अलावा इसको खरीद के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस भी हमने इनकर किए। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस मतलब जो हमें जिसने डिलीवर की उसने ये आपसे उतने पैसे लिए, उसने क्या पैसे लिए, उसने टोटल 10 चेयर्स डिलीवर करने के ₹1000 ले लिए, ठीक है। अब और इसके अलावा इन 10 चेयर्स के ऊपर टैक्सेस भी लगे थे। लेट्स से कि ये 500 का तो परचेज प्राइस था, इसके अलावा प्लस 10% टैक्स भी था, जीएसटी, ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल टैक्स है। अभी आपने इसमें से ना 6 चेयर्स बेच दी हैं, 6 चेयर्स सेल कर दी, तो कितनी बची? 4 चेयर्स बची। क्लोजिंग स्टॉक में 4 चेयर्स हैं। अब इन 4 चेयर्स की वैल्यू लिखनी है क्लोजिंग स्टॉक में, हम बाय क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग में फिर वैल्यू लिखते हैं, नंबर तो हमें पता है 4 चेयर हैं। ये 4 चेयर्स की वैल्यू निकालनी है जो कि क्लोजिंग स्टॉक में है। ये 4 चेयर्स की कॉस्ट कितनी थी? 4 चेयर्स की कॉस्ट बोलो। 200। 2000 200। एक चेयर की कॉस्ट ये सही है plus 500 है। 10% tax. एक एक चेयर की कॉस्ट अगर 500 है तो संयम के हिसाब से 4 चेयर की कॉस्ट 200 होती है, ठीक है। 4 चेयर्स की जो परचेज प्राइस है वो कितना है? 500 इंटू 4, 2000। तो क्या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 2000 होगी? नहीं। इन चेयर्स के ऊपर 6 जो बिक गई वो अलग है, इन चेयर्स के ऊपर आपने ट्रांसपोर्टेशन भी तो इनकर किया था, वो भी क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्लस अदर कॉस्ट इनकर्ड टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन। तो इन सारी केसेस ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी ऐड होंगी। तो पहले तो इसमें टैक्स ऐड करो, तुमने टैक्स पे किया ना 10%। हमने पूरे 10 चेयर्स पे 5000 का 10% ₹500 टैक्स दिया होगा, पर उसमें से 6 तो बिक चुकी हैं, तो 6 का मेरे को नहीं लिखना, मेरे को 4 का ही लिखना है। 2000 की चेयर के ऊपर 2000 का 10% टैक्स गया होगा, तो ₹200 टैक्स के ऐड हुए, ठीक है। उसके अलावा क्या ऐड होगा?
ये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आपने इनकर करे हैं 1000, ये नेसेसरी थे ना टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू देयर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। बिना ट्रांसपोर्टेशन इनकर किए ये चेयर्स आपके पास प्रेजेंट लोकेशन पे पहुंचती ही नहीं। तो ये 1000 रुपीज तो लेकिन हमने 10 चेयर के लिए इनकर किए थे। एक चेयर के लिए कितना इनकर हुआ होगा? 100। आपके पास 4 चेयर बची हैं, तो 4 चेयर का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कितना इनकर हुआ? 400। ठीक है? तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आई? 2600 रुपीज। सिर्फ 2000 नहीं। ये चीज ध्यान से समझो कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो चीज जितने में खरीदी थी क्लोजिंग स्टॉक में बस वही वैल्यू होगी, नहीं। उस चीज को आपने जो प्रोसेस करा, आपने जो उसको प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में खर्चा किया, वो भी क्लोजिंग स्टॉक के टाइम उसकी परचेज प्राइस में ऐड होगा, तब जाके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकलेगी। अब आज तक तो हमने कभी ये निकाला ही नहीं। 11th-12th में कैसे होता था? वो आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्वेश्चन में लिख देता था, उसने आपको कभी बोला नहीं है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो, पर अब वो बोलेगा निकालने को। ठीक है? ये चीज सबको समझ में आई? ये तो अभी क्वेश्चन हमने नहीं किया, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा है। ये सबको समझ आया? यस सर। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखते हैं इसका। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड है, उसके अंदर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड है। अब एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड से कैसे? अब देखो ये इंफॉर्मेशन दी है। Messrs XY and Z are in retail business. Following information are obtained from their records for the year ended 31 March 2020। ये टॉपिक थोड़ा सा ना अलग होता है क्योंकि हमने कभी 11th-12th में किया नहीं, अचानक से सीए फाउंडेशन में करते हैं। तो मैं यही क्लास इसीलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसे अपलोड भी कर दूंगा, तो आप बाद में भी देख सकते हो। पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है जो आज हम करेंगे। गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट एंड टैक्सेस, मतलब हमने कुछ गुड्स रिसीव किए, उसका अमाउंट लिखा है, अभी इन पे ट्रेड डिस्काउंट और टैक्सेस भी लगना है। ठीक है? ट्रेड डिस्काउंट तो माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें मिला, टैक्सेस ऐड हो जाएंगे। तो 15,75,500 के उसने गुड्स हमें बोले, अभी इस पे वो ट्रेड डिस्काउंट भी देगा और फिर टैक्स भी लगाएगा। उसके बाद पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो भी लिखा है कि ये तो गुड्स का प्राइस था, इसके अलावा जो हमने उसने जब हमें भेजा तो इतना पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगा। सेल्स ड्यूरिंग द ईयर और सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, अभी यहाँ से ऐसे तो समझ आएगा नहीं कि कैसे निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। उन्होंने लिखा है फाइंड आउट हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज यूजिंग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। मतलब बेसिकली वो आपसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन बोल रहा है कि जो लास्ट में आपकी इन्वेंट्री बच गई वो उसकी क्या वैल्यू थी, कितने रुपीस की इन्वेंट्री बच गई। अभी ऐसे सीधा तो नहीं, बड़ा टफ लगेगा, पहले एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। मैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल सकता हूँ? मैंने इस साल जितने भी गुड्स खरीदे, मैंने इस साल जितने भी मेरे पास गुड्स थे उसमें से मैं माइनस कर दूंगा उन गुड्स की कॉस्ट जो मैंने बेच दिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल क्या है इसको निकालने का? बड़ा सिंपल प्रिंसिपल है। मेरे पास इस साल जितने भी गुड्स आए, अब मेरे पास इस साल कितने गुड्स आते हैं? ओपनिंग स्टॉक जो पहले से पड़े थे प्लस परचेज जो मैंने और खरीदे। ठीक है, इनमें प्लस हो जाएंगे वो सारे एक्सपेंसेस जो परचेज के साथ, मतलब मैं परचेज जब कह रहा हूँ तो इंक्लूसिव ऑफ ऑल एक्सपेंसेस बोल रहा हूँ। इसमें टैक्सेस भी हैं, इसमें वो भी है, ये सब हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर सारे। कैपिटल नहीं कह सकते इनको, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता तो ट्रेडिंग में थोड़ी दिखता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर गलत वर्ड है। इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस ऑफ कन्वर्जन प्लस एक्सपेंसेस नेसेसरी टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट कंडीशन, जो तीसरा पॉइंट था, बहुत लंबा है तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक्सपेंसेस टू ब्रिंग इन्वेंट्री टू प्रेजेंट कंडीशन, ये भी हम अपने परचेज में ऐड कर देंगे क्योंकि ये होना चाहिए हमारी इन्वेंट्री का पार्ट। अब ये दोनों मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया टोटल की इस साल मेरे पास कितने गुड्स आए। अगर क्लोजिंग की वैल्यू चाहिए तो इसमें से क्या माइनस करना है? जितने आपने बेच दिए। पर
उनकी कॉस्ट, उनका सेलिंग प्राइस नहीं माइनस करना है। हमने 1000 रुपए के गुड्स खरीदे और 1000 रुपए के ही बेच दिए, तो मैं कॉस्ट में से कॉस्ट ही माइनस कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस माइनस कर दूंगा तो फिर तो आंसर गलत आ जाएगा। ये सबको समझ आता है? फिर आपको माइनस करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये जब मैं कर दूंगा तो क्या निकल आएगा? मेरा क्लोजिंग स्टॉक निकल आएगा। ये चीज सबको समझ में आई? यहाँ पे सेलिंग प्राइस नहीं लिखना है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखना है। दोनों में डिफरेंस होता है। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, अब यही बेसिक फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक नहीं है क्वेश्चन में तो जीरो हो जाएगा। पहले सारी परचेज निकाल लेंगे और ओपनिंग स्टॉक है तो उसे ऐड कर देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे हमने इस साल कितने के गुड्स बेच दिए, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे हमारे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पे। बोलो, ये समझ आया करेंगे कैसे? यस सर। यस सर। अब अगर क्वेश्चन आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना दे, अगर क्वेश्चन आपको सेल्स दे दे, तो सेल्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे कैसे आते हैं? अगर वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे ही ना, प्रॉफिट हटा देंगे। प्रॉफिट माइनस कर देंगे, सिंपल सी क्या? बात है। रिवर्स Profit. कैलकुलेशन। नहीं, कैलकुलेशन क्या, रिवर्स तो ठीक है, क्या कैलकुलेशन? अगर वो आपको सेल दे दे तो आप सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दोगे, तो आप कहाँ पहुंच जाओगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, जिसे सीओजीएस कहते हैं। ये चीज समझ आई सबको? सीओजीएस मतलब मेरी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यही मेरा सेल होता है। मैंने चीज 10 रुपए की खरीदी है, उस पे 2000 रुपए और प्रॉफिट ऐड किया तो सेल किया होगा 12 का। तो यही बेसिक फॉर्मूला होता है। अब ये बच्चों वाली बात है पर मैं लिख रहा हूँ, देखो। सीओजीएस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है। तो इसी फॉर्मूला को मैंने थोड़ा लेफ्ट राइट कर दिया। मेरे पास अगर सेल है तो मैं उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूंगा, तो मैं सीओजीएस पे आ जाऊंगा। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको सीओजीएस दिया नहीं है, क्वेश्चन ने आपको सेल ही दिया है। तो आपको सेल में से जीपी माइनस करना होगा, तो आप सीओजीएस पे आ जाओगे। फिर आप अपने परचेज में से सीओजीएस अगर माइनस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। ठीक है, अब देखो, आपने गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, पहले हम टोटल परचेज की वैल्यू निकाल लेते हैं इस साल। परचेज इंक्लूडिंग ऑल दोज एक्सपेंसेस जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए जरूरी है। तो इलस्ट्रेशन 6, अगर नहीं समझ आएगा तो प्लीज बोल देना। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम सप्लायर, $1575, 500। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 3% एंड सेल टैक्स 11%। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? 11th क्लास का टॉपिक है। व्हाट सर इज? जो बल्क में लेते हैं चीजें उस पे जो डिस्काउंट मिलता है। तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला होगा, आपने सामान खरीदा है तो डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो आप क्या करोगे? इसको 3% को माइनस कर दोगे, प्लस कर दोगे? माइनस। माइनस। माइनस करोगे। तो अभी इसमें से पहले माइनस करो ट्रेड डिस्काउंट। ये कितना हो जाता है? 4725। 47 265 है। सर हाँ जी, एक बार वापस बताना, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? आवाज कट रही थी। ट्रेड डिस्काउंट होता है जब हम बल्क में सामान खरीदते हैं तो हमें जो डिस्काउंट मिलता है उसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो वो माइनस होगा ना, इसमें से इतने पैसे कम लेगा वो आपसे। तो हम किस वैल्यू पे आ गए? 1528,235। अब क्या है? टैक्स भी है 11%, सेल्स टैक्स। टैक्स आपको पे करना होगा, ये जो वैल्यू निकली आपको इस पे 11% टैक्स भी पे करना है, तो टैक्स ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? इलेवन परसेंट सेल्स टैक्स ऐड हो जाता है इसमें, तो इसका 11%। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आप, जिसको नहीं आ रही उसका इंटरनेट खराब है।
मेरा इंटरनेट ठीक है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ इसमें टैक्स ऐड होगा अंकित। 168,106 तो वैल्यू हो गई ठीक है। ये हम इस वैल्यू पे आए। अभी और इसके बाद देखो क्या है, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्लोजिंग स्टॉक के लिए ये भी ऐड होता है, क्योंकि बिना पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के इन्वेंट्री प्रेजेंट कंडीशन तक कभी पहुंचती ही नहीं, तो ये भी ऐड हो जाएगा इसके अंदर। चलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर रहे हो ना? हाँ डायरेक्ट कह सकते हैं। uh, 87,500 1783,841 ठीक है। अब हमने टोटल वैल्यू निकाल ली उन गुड्स की जो हमारे पास आए थे। हमारे पास आए थे 17,83,841 के गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे जितने गुड्स हमने बेचा उनकी कॉस्ट, सेलिंग प्राइस नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। मेरे पास अभी 17,84,841 के गुड्स हैं, तो मैंने कुछ बेचे भी तो होंगे, ऐसा थोड़ी है खरीद के सारे रख लिए होंगे। अब मैंने जो कॉस्ट है जितनों की बेच दी अगर वो माइनस कर दूं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, आपको क्वेश्चन ने दिया है सेल्स ड्यूरिंग द ईयर और सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 235, ये दोनों दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें इसमें से कॉस्ट चाहिए, तो इसमें से जीपी माइनस करना जरूरी है। अब आपने कुछ सेल ड्यूरिंग द ईयर कर दी, कुछ इन्वेंट्री अभी नहीं भी बिकी, टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं हम? ये 235,000 माइनस होगा ना 2245 में से, क्यों? क्योंकि ये तो मतलब हम बेचना है लेकिन अभी पड़ा हुआ है ना हमारे पास तो सामान। वो सेल्स में से क्यों माइनस कर रहे हो, वो तो सेल्स ड्यूरिंग द वो सेल में इंक्लूडेड है ना। किसने कहा? क्लोजिंग स्टॉक सेल में इंक्लूडेड होता है, सेल होता है जितना बेच दिया, क्लोजिंग स्टॉक एक अलग चीज होती है, वो उसके अंदर कैसे इंक्लूड हो जाएगा? करेंगे ये, देखो मैंने अगर एक अपना देखो यहाँ नीचे एस्टिमेटेड जीपी इन्होंने निकाला होगा, एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट, देखो वो ऐसे निकलता है। अगर मेरे पास यही सामान है, ये सारा सामान मेरे पास जितना भी है वो है 17,83,841, ठीक है। इसमें से कुछ मैं बेच चुका हूँ, कुछ अभी इन्वेंट्री में पड़ा है। एस्टिमेटेड जीपी परसेंटेज कैसे निकलेगा, अब आपको एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। देखो कॉस्ट है, ये तो कॉस्ट जो टोटल आपके पास है उसकी बात कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात नहीं कर रहा। टोटल गुड्स जो आपके पास हैं वो हैं 17,83,841 के। ये सारे गुड्स आप कितने में बेचना चाहते हो, आपका सेलिंग प्राइस आपने क्या सोचा है, दोनों का डिफरेंस ही जीपी होगा। हमारा जो सेलिंग प्राइस है टोटल, कुछ तो मैं ऑलरेडी बेच चुका हूं और बाकी जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी मैंने डिसाइड कर रखा है कि इतने में बेचूंगा। देखो जो मैं बेच चुका हूं वो तो 22,45,500 के हैं, 22,45,500 ये तो सोल्ड है ऑलरेडी, ठीक है। पर कुछ ऐसे हैं जो नहीं बिके, पर उनका भी मैं सेलिंग प्राइस डिसाइड करके बैठा हूं कि उनको मैं 2,35,000 बेचूंगा। टोटल सेल मैं कितने की करना चाहता हूं, हम ना यहाँ पे एग्जैक्ट सेल नहीं ले रहे क्योंकि उससे पॉसिबल ही नहीं है क्वेश्चन करना। आप ये देख रहे हो कि एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट आपको कितना होता, एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट अगर मैं सारी की सारी सेल कर देता। ऐड कर देंगे इसको। हाँ 245,500 का तो तुम बेच चुके हो, बाकी का जो बचा है वो तुमने डिसाइड किया कि तुम 235 में बेचोगे। टोटल सेल कितने की करना चाहते हो, इसमें ऐड कर दो 235,500। 24,80,500
कितना है ये 20 24,80,500. ये मेरी टोटल एस्टिमेटेड सेल है, एग्जैक्ट सेल नहीं है। एग्जैक्ट सेल तो बस ये है, ये एस्टिमेटेड सेल है। मैंने इन दोनों को ऐड किया, मैं 17,83,841 के गुड्स को 24,80,500 में टोटल सेल करूंगा। हुए नहीं है कुछ, अभी भी बचे हैं, इसीलिए तो मैंने जो सेलिंग प्राइस ऑफ इन्वेंट्री है वो भी इसमें ऐड किया। अब जीपी निकाल लो, एस्टिमेटेड जीपी है ये, एग्जैक्ट जीपी नहीं है। अभी ये जीपी हुआ नहीं है आपको, पर और कोई तरीका ही नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, माइनस कर दो दोनों को, सेल्स माइनस ये टोटल कॉस्ट। 696. एक सेकंड मेरे को पहले लिखने दो। 24,80,500 माइनस 17,83,841। हाँ जी क्या? 696. 659. ये मेरा एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट है। ये चीज सबको समझ में आई? एग्जैक्ट जीपी तो मैं निकाल नहीं सकता क्योंकि कोई उतनी इंफॉर्मेशन ही नहीं दी। तो मैंने ये निकाला कि अगर मैं सारे गुड्स बेच देता, सारे, तो मैं कितने के बेच पाता? 24,80,500, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका भी मैंने सेल प्राइस डिसाइड किया हुआ है। और फिर इन गुड्स की कॉस्ट कितनी थी मेरे लिए, ये गुड्स मैंने खरीदे थे 17,83,000, ये तो मैंने ऊपर निकाल ही लिया। तो मेरे को एस्टिमेटेड जीपी कितना हो जाता? ठीक है, अभी एस्टिमेटेड जीपी से क्या करेंगे, परसेंटेज निकालो। देखो आपको क्लोजिंग स्टॉक की क्या चाहिए, कॉस्ट। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस है ना, क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस कितना है? 2,35,000। अगर मैं इसमें से जीपी माइनस कर दूं तो मैं पहुंच जाऊंगा किस पे, इसकी कॉस्ट पे। सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस जीपी, कहाँ आ जाएंगे? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। जीपी को परसेंटेज टर्म्स में लिख देते हैं, किसका? सेल का परसेंटेज। ये जो जीपी है ये सेल का कितना परसेंट है? जीपी परसेंटेज, जीपी है 6, जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 659 डिवाइडेड बाय इस सेल से डिवाइड करो, तुम्हारी टोटल सेल जितनी है उस पे हमें कितना जीपी होता? 24,80,500 इंटू 100। ये परसेंटेज बताओ कितना आ रहा है? कितना है ये जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स है 28.08. 28.08%। अब मैंने निकाल लिया है कि मेरे को जीपी होता कितना है, एस्टिमेटेड होता कितना टोटल सेल पे। ये सेल पे है, ठीक है, ये जीपी ऑन सेल्स है। ऑन सेल्स क्यों निकाला, ऑन कॉस्ट क्यों नहीं निकाला? क्योंकि मेरे को क्लोजिंग स्टॉक का भी सेलिंग प्राइस दिया है, तो मैं सीधा इसी में से जो भी परसेंटेज आई है जीपी ऑन सेल्स माइनस कर दूंगा। ऑन कॉस्ट निकालता तो फिर ऑन कॉस्ट को पहले ऑन सेल्स पे लाना पड़ता, तो सीधा ही ऑन सेल्स निकाला हमने। अब जो सेल प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है इसमें से जीपी माइनस करना है। परसेंटेज आपको पता है कि 28.08% आपका जीपी है। तो इस आवाज नहीं आ रही. किसी को आवाज नहीं आ रही है, सिर्फ अंकित को नहीं आ रही? आ रही है सर. अंकित का इशू है, मेरे को पता है। अंकित आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है। सर एक बार ये जीपी ऑन सेल्स वाला जो पॉइंट कह रहे थे कि कॉस्ट में क्यों नहीं निकाला, ये वाला समझा दो. अच्छा, सेल्स प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इसमें से जीपी माइनस करना है। इसमें से जीपी ऑन सेल्स माइनस करेंगे या जीपी ऑन कॉस्ट माइनस करेंगे? सेलिंग प्राइस पे तो जीपी ऑन सेल्स ही चाहिए ना, यस सर. तो इसीलिए मैंने जीपी ऑन सेल्स निकाला। तो इसी में अब सेल का ही 28.08% निकालना है, तो सेलिंग प्राइस ये दिया, इसी का 28.08% निकाल के माइनस कर दूंगा तो मैं कॉस्ट पे आ जाऊंगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? यस सर. तो अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 235, इसमें से माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट। अब क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया तो जीपी भी ऑन सेल्स वाली परसेंटेज ही चाहिए थी, वो वही निकाली हमने 28.08%। इसका 28.08% निकालना कितना होता है? 6. 5988.
अंकित कुछ 6 कह रहा है, दोबारा से चेक करो एक बार। सिक्स फाइव आ रहा। 6-5। इशिका क्या क्या किया तो आपने? मैं अभी तो यही बोल रही हूँ 65988। आपने 5 कुछ बोला, मैंने 65 ही वो बोला। आपने शायद आपका 6 नहीं सुनाई दिया होगा, आपका 5988 यही सुनाई दिया। 169 हम्म 012। ये क्या आ गया? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री। समझ आया सबको क्वेश्चन? इसको एक बार फिर से करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, हमने ऐसे कभी किया, कभी आज तक किसी सिलेबस में या किसी जगह ये आता ही नहीं है, सीए फाउंडेशन में पहली बार आता है। सर हम्म फिर एक बार वो प्लस वाला पार्ट समझा दो जो आपने वो प्लस करा था सेल में। देखो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि इस साल मैंने टोटल गुड्स इतने के खरीदे, उसकी ये वैल्यू है, तो मैंने टोटल कॉस्ट निकाल ली सारे इन्वेंट्री की कि टोटल मैंने कितना खरीदा। फिर वो आपको कह रहा है इसमें से आपको, आपने कुछ गुड्स बेच दिए 2245 के, और बाकी के जो पड़े हैं उनका सेलिंग प्राइस 235 है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं सारे गुड्स बेच देता तो मेरे को कितना जीपी होता, ये निकालना है, इसी को एस्टिमेटेड जीपी कहते हैं। तो अगर मैं सारे गुड्स बेचता तो मतलब टोटल सेलिंग प्राइस, जो बिक गए हैं और जो नहीं बिके दोनों को ऐड करो सेलिंग प्राइस, और उसमें से टोटल जो आपके पास गुड्स थे उनकी कॉस्ट माइनस कर दो, एस्टिमेटेड जीपी आ जाएगा। तो 245,500 के तो आप बेच चुके हो और 2,35,000 सेलिंग प्राइस वाले पड़े हैं, तो टोटल सेल अगर तुम सारे बेच देते संयम तो कितनी होती? दोनों को ऐड ही करेंगे ना फिर। समझ आया? हाँ आ गया। तो मैंने जब टोटल सेल निकाल ली जो होती, मैं ये नहीं कह रहा ये हुई है, हुई तो 22,45,500 की है, पर मेरे को तो एस्टिमेटेड जीपी निकालना है क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई और डेटा ही नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको परचेज दिया है और सिर्फ सेल दिया है, इसके अलावा कुछ और दिया ही नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का भी सेलिंग प्राइस दिया है, तो मैं कुछ और कर ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। मेरे को यही करना होगा कि एस्टिमेटेड जीपी परसेंटेज निकालो। अगर आप सारी सेल कर देते और आप तो और जो सारे गुड्स आपने खरीदे दोनों को माइनस करो, टोटल जीपी क्या होता? तो वो मेरे को टोटल जीपी इस टोटल सेल पे होता 24,80,500 पे, 24,80,500 रुपीज पे मेरे को इतने का जीपी हो जाता 696। तो मैंने फिर जीपी परसेंटेज निकाल ली, वो आ जाती है 28.08। अब आपको क्लोजिंग स्टॉक का सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक के सेलिंग प्राइस में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं कि इसमें प्रॉफिट कितना है, तो मैं कॉस्ट पे आ जाता हूं। तो मैंने वही किया, जो आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ था उसमें से मैंने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दिया, तो मैं कॉस्ट पे आ गया। ठीक है, ये चीज सबको समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये रिकॉर्डेड है, अगर आपको डाउट हो, क्योंकि इसमें डाउट आ सकता है बाद में इसको। सर एक चीज और पूछनी है। हाँ जी। तो जब आप सी और जीएस निकाल रहे थे तो आपने देखो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करा और सेल टैक्स फिर प्लस करा और फिर पैकेजिंग प्लस करा। हाँ ये ऑर्डर मतलब डिसाइडेड है कि सेल टैक्स पहले प्लस होगा? देखो सेल टैक्स, अरे तो आप ऐसा जो पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है ना, वो गुड्स का टैक्स तो नहीं है, वो तो अलग चीज है, तो मेरे को टैक्स तो गुड्स पे लगाना है। ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले माइनस होता है क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ही तो वो वैल्यू है जिसपे एग्जैक्टली वो मेरे को बेच रहा है। 15,75,500 सेलिंग प्राइस नहीं था, मतलब ये लिस्ट प्राइस था, इतने पे उसके गुड्स की वैल्यू जो वो बोल रहा था। फिर क्योंकि मैं एक्स्ट्रा खरीद रहा था, मैंने बोला इस पे डिस्काउंट तो दो, तो उसने 3% डिस्काउंट दे दिया। अब जो फाइनल प्राइस पे हम एग्री करते हैं गुड्स के, टैक्स तो उसी पे लगता है ना, इसीलिए पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ फिर सेल टैक्स ऐड हुआ। और जो ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है, इनके ऊपर टैक्स था ही नहीं, टैक्स था ही सिर्फ गुड्स के प्राइस पे था, तो मैंने बस गुड्स के प्राइस पे 11% निकाला, क्योंकि ये क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो, गुड्स के ऊपर टैक्स है, ठीक है, पैकेजिंग चार्जेस के ऊपर टैक्स नहीं है। अगर पैकेजिंग चार्जेस और ट्रांसपोर्टेशन पे भी वो बोले टैक्स है, तो मैं पहले गुड्स और पैकेजिंग चार्जेस के वैल्यू को ऐड करूंगा फिर टोटल पे टैक्स लगाऊंगा, पर क्वेश्चन सिर्फ टैक्स बोलता है गुड्स पे है, तो मैंने सिर्फ गुड्स की वैल्यू पे लगाया। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है सर। अभी ना एक क्वेश्चन
ये और एक क्वेश्चन है, ठीक है 7, ये आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ परचेजेस लिखा हुआ है। हमने निकाला था अभी इस क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ परचेज, इस क्वेश्चन ने खुद ही कॉस्ट ऑफ परचेज बता दिया। तो आपको करना क्या है, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर और क्लोजिंग इन्वेंट्री एट सेलिंग प्राइस सेम, इनको ऐड करो, इसमें से कॉस्ट ऑफ परचेज माइनस करो, 50,000 रुपीज का एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। उस एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स पे निकालो परसेंटेज और फिर उसे जीपी में से सेलिंग प्राइस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री में से माइनस कर दो। सिंपल क्वेश्चन है, ये होमवर्क है, ठीक है। ये मैं आपको भेज भी दूंगा जिनके पास अभी नहीं है, या मैं लिंक शेयर कर दूंगा बाद में, तो ये होमवर्क करना। अगला वाला सिंपल है। अभी आ जाते हैं इसके आगे, या इसके आगे आने से पहले ये वाला मैं करा दूं क्या, बेटर रहेगा? मैं करा देता हूँ ये वाला, एक बार साथ साथ कर लेते हैं क्योंकि नया टॉपिक है, ऐसा ना हो कि होमवर्क में तुम कंफ्यूज हो जाओ। देखो, सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, कॉस्ट ऑफ परचेज। कॉस्ट ऑफ परचेज का क्या मतलब होता है, हमने जो परचेज किया प्लस उसमें बाकी जितने भी एक्सपेंसेस थे वो सब ऐड होकर के, यही हमें चाहिए होता है। तो उसने पहले ही ये काम कर दिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में परचेज में टैक्स ऐड किया, फिर पहले वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, फिर टैक्स ऐड किया, फिर पैकेजिंग चार्ज ऐड किए, तो जाके हम कॉस्ट ऑफ परचेज पे, यहाँ पे उसने कॉस्ट ऑफ परचेज खुद ही निकाल दिया, अच्छी बात है। उसके बाद क्या करना है, इस साल आपकी सेल हो गई है 2 लाख की, और जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसका सेलिंग प्राइस 50 है। टोटल एस्टिमेटेड सेल कितनी है? दोनों को ऐड कर देंगे। हाँ 2,50,000। अगर हम सारा सामान बेच देते तो 250 का बिकता, और ये सारा खरीदा कितने का था? 2 lakh, Lakhs, 2 लाख का। तो एस्टिमेटेड ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 50,000. 50,000। ठीक है, समझ आ रहा है तो अच्छी बात है। इलस्ट्रेशन 7, सीधा हम यहीं पहुंच जाते हैं, एस्टिमेटेड जीपी। मेरी टोटल एस्टिमेटेड सेल्स थी 2 लाख की, तो हो गई 50,000 की। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अभी भी 50 की वैल्यू रखता है मेरे लिए, तो 250 माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज, ये सारा सामान मैंने खरीदा कितने का था? 2 लाख का। तो एस्टिमेटेड जीपी, इसको मैं जीपी क्यों नहीं कह रहा, एस्टिमेटेड क्यों? क्योंकि अभी 50,000 का सामान बिका थोड़ी है, तो मैं एस्टिमेट ही कर रहा हूँ कि सारा बिक जाए तो इतने का जीपी हो जाएगा 50,000। अब एस्टिमेटेड जीपी आ गया, इसको डिवाइड कर दो टोटल एस्टिमेटेड सेल्स से, तो जीपी ऑन सेल्स का रेशियो निकल आएगा 20%. जीपी परसेंट ऑन सेल्स, 50,000 डिवाइडेड बाय 250। 250 into 100, 20%। अब आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री का सेलिंग प्राइस दिया है, इसमें से इसी का 20% माइनस कर दो तो कॉस्ट पे आ जाएंगे। $10,000, Yes, sir. Yes, sir. 40,000। 40,000. क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या आ गई? 40,000। इधर चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री 40। अच्छा, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाल क्यों रहे हैं, क्यों नेसेसरी है ये? क्वेश्चन बोली क्या है, सेलिंग प्राइस पे क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या फर्क पड़ता है, निकालना क्यों है? ऐसे सर वो ही। असली माल है ना जो Historical हमारे पास concept पड़ा है। की वजह से. एक सेकेंड, एक इशिका आप बोलो। Historical concept की वजह से. मतलब क्या क्या कहता है वो कॉन्सेप्ट जिसकी वजह से निकालना पड़ रहा है? कि हमने जिस प्राइस पे परचेज किया उसी प्राइस पे उसको कंटिन्यू करना है. मतलब बुक्स में उसी 11th क्लास की बातें कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं। मार्केट वैल्यू के उस पे। क्या बोली जा रहे हो, कॉस्ट क्यों निकालनी है इन्वेंट्री की? सर क्योंकि वो असली माल है ना जो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो वो तो सेल प्राइस में दिया हुआ है कि इतने में हम बेचेंगे, लेकिन हमें ये थोड़ी ना पता कि ये असली प्राइस पे कितना है मैं हमारी दुकान यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों निकालना है, क्या करोगे निकाल करके? क्या करोगे, निकाल लिया, अब क्या करें? आ गया, हाँ चलो इतनी अब रिकॉर्ड कैलकुलेट। करेंगे कहाँ? बैलेंस शीट हाँ, में।
बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की वैल्यू बैलेंस शीट में किस प्राइस पे रिकॉर्ड होती है? क्या रूल है इन्वेंट्री का? और वो इन्वेंट्री होता ना मार्केट वैल्यू या उस पे जो ज्यादा होती है, जो ज्यादा होती है, जो कम कम होती होती है। कम होती क्या किन दो में से क्या कौन सी कम होती मार्केट वैल्यू या एक और होती है, वो नाम याद नहीं आ रहा मुझे। है? अच्छा, इन्वेंट्री के ऊपर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है? इन्वेंट्री के रूल्स तो किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही है। इन्वेंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। AS2, ठीक है। इन्वेंट्रीज AS2 में लिखा है कि इन्वेंट्री को किस वैल्यू पे आपने अपनी बैलेंस शीट अपने P&L ट्रेडिंग में डालना है। रूल क्या है? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जिसे अभी लेमैन टर्म्स में हम मार्केट वैल्यू बोल सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री को बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं? लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये रूल है इन्वेंट्री का। अभी आप कहेंगे सर ये तो हमने किया नहीं, मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाता हूँ। तुम स्टार्टिंग से इस चैप्टर में जो वो निकाल रहे हो, तुम्हें ये क्वेश्चन याद है? ये हमने किया था, ठीक है। आप लोगों की याददाश्त सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स के लायक अभी हुई नहीं है, तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 1 देखना, ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनकी हिस्टोरिकल कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये क्वेश्चन याद है? हम देख रहे थे दोनों में से कम कौन है। क्यों देख रहे थे? क्योंकि मजा आ रहा था हमें। तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है क्या? याद है सर। तो फिर तुम्हें रूल कैसे नहीं याद की, और तुम ये क्यों नहीं बता पा रहे हो कि हम कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं उन क्वेश्चंस में, अगर याद है सबको तो? इन्वेंट्री की वैल्यूएशन बुक में भी लिखी होगी, कहीं तो पक्का ही लिखी होगी। इन्वेंट्री शुड बी जनरली वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अभी नेट रियलाइजेबल वैल्यू तो क्वेश्चन ने दे दी, कॉस्ट तो फिर तुम्हें निकालनी ही पड़ेगी ना, इसीलिए निकाल रहे हैं कॉस्ट। दोनों में से जो कम है उस पे वैल्यू कर देंगे, उसको उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। सर कम तो हमेशा कॉस्ट ही होगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम हो कैसे सकती है? तो फिर रूल तो यही होना चाहिए कि कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दो। क्या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कभी कॉस्ट से कम हो सकती है? हो तो सकती है सर। कैसे? सर अगर लॉस पे बेचा तो? बेचा है, जो बेच दिया है वो तो क्लोजिंग इन्वेंटरी है ही नहीं। नहीं, जो बेचेंगे। जो लॉस पे अच्छा, तो आप ऐसे बिजनेसमैन है कि आप सोच के बैठे हैं कि मैं लॉस पे सामान बेचूंगा? सर और फिर कैसे हो सकती है? मुझे क्या पता, कैसी अजीब बात कर देता है ना। AS2 कह रहा है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्ट से कम कैसे हो सकती है? बेचेंगे बोलना गलत है। कोई भी बिजनेसमैन लॉस पे तो बेचना नहीं चाहता, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मार्केट वैल्यू ही है, तो ये कम कैसे हो सकती है अगर वो बिक ही नहीं रहा? कोई चीज आपने 10,000 की खरीदी है, अब आप तो ऑब्वियसली चाहते हो ना कि आप उसे 10,000 से ज्यादा में बेचो, पर हमारे चाहने से थोड़ी ना बिजनेस होता है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं 10 रुपीज की चीज खरीदूं और उसे 2 करोड़ में बेचूं, मेरे चाहने से क्या होता है? एक्चुअली अगर अब उस चीज की वो चीज थोड़ी सी डैमेज हो गई है या कुछ भी हो गया है ड्यू टू एनी रीजन, वो चीज अब उस कॉस्ट की भी नहीं बिक रही जितने में आपने खरीदा था, तो फिर आप क्या करोगे? आप उसको लॉस बेचना तो है ही नहीं, तो पड़े पड़े तो जीरो ही वैल्यू हो जाएगी। अब तुम्हें होगा कि वो जितने में भी बिक जाए, चलो उसके कुछ पैसे तो मिल जाएं, तो आपको पता है उतने में नहीं बिक रही। तो अब एक्चुअली सर नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकालते कैसे हैं हमें क्या पता, ये इंटर में पढ़ेंगे, ठीक है। ये अभी फाउंडेशन का टॉपिक नहीं है। फाउंडेशन में वो आपको कॉस्ट तो निकालने को बोल देगा, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्वेश्चन में खुद ही लिख देगा। सर रियल लाइफ में कैसे कैलकुलेट होती है वो सीए इंटर का टॉपिक है, पर एटलीस्ट ये रूल याद रखना तो सीए फाउंडेशन के बच्चे के लिए है ना। रूल भी भूल गए हैं आप, आपको याद ही नहीं है कि अब तुम्हें यही नहीं पता कि क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं, कॉस्ट क्यों निकाल रहे हैं, पागल है क्योंकि हम, क्योंकि रिक्वायरमेंट है। हमें देखना होता है मार्केट वैल्यू कम है या कॉस्ट कम है, और दोनों में से जो कम है उस पे हम इन्वेंट्री की वैल्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं अपने पास। और ये आ सकता है एग्जाम में, और तब ऐसा सरप्राइज होगा कि सर ये कहाँ से आ गया। ये क्वेश्चन क्या था जो इलस्ट्रेशन 1 था, कि आपके पास कुछ आइटम्स हैं, पी है जिसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट 38 है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 42 है, तो पी किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा? कॉस्ट पे, क्योंकि वो कम है। अभी आर देखो,
अभी Q का दोनों कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू सेम है, तो 29 पे ही रिकॉर्ड होगा, दोनों में कोई डिफरेंस है ही नहीं। R के केस में जो हमारा कॉस्ट है वो तो 17 है, पर हमारा जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो 14 है, तो वो 14 पे रिकॉर्ड होगा। ये क्वेश्चन हमने किया था, याद नहीं होगा वो अलग बात है। इसलिए कॉस्ट कैलकुलेट की जा रही है, इसीलिए कॉस्ट कैलकुलेट करना नेसेसरी है। फीफो लीफो भी मेथड्स ही हैं कॉस्ट निकालने के, वो भी मेथड है, ये भी मेथड है, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। अभी ये जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट अब हमारे पास आज टाइम नहीं है, 10 मिनट्स में ये हो नहीं सकता। 10 मिनट्स में हम बस इतनी बात कर सकते हैं कि अभी जो हमने जिस प्रिंसिपल को समझा, बस उसी प्रिंसिपल पे हमने आगे भी सॉल्व करना है। देखो अगर क्वेश्चन आपको बता रहा है कि ये देखो क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एसर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंटरीज एज ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2000 क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यू निकालो। तो वो आपको ओपनिंग इन्वेंटरी दे रहा है, परचेजेस दे रहा है, एक्सपेंसेस दे रहा है, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वगैरह ऐड कर देंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली, फिर वो सेल्स दे रहा है। सेम प्रिंसिपल है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाल सकते हैं हम ऐसे निकाल सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, मेरे पास इतने गुड्स थे, माइनस सीओजीएस, मैंने कितने के गुड्स बेच दिए। अगर मैं ये काम कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्या प्रिंसिपल यही है, बस इसमें कभी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, कभी कभी हमें समझ नहीं आएगा क्या ये चीज डायरेक्ट एक्सपेंस है या ये चीज डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। जैसे मेरे को बताओ, आप परचेजेस में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ऐड करोगे, क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? सेलिंग एक्सपेंस? नहीं, ये नहीं। नो, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं, और फाइनेंशियल चार्जेस? फाइनेंशियल चार्जेस होते क्या हैं? कुछ तो होते होंगे फाइनेंशियल चार्जेस। अच्छा चलो, मुझे ये बताओ सबसे पहले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या होता है? सर डायरेक्ट वो होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम लगते हैं, हम्म, और इनडायरेक्ट आगे के प्रोसेस में आगे आगे क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग के बाद? सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में। पर ट्रांसपोर्टेशन तो मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है। हाँ, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि डायरेक्ट वो होते हैं जो जिनसे मैन्युफैक्चरिंग होगी, अगर ये खर्चा नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हो सकती। तो इसका मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए डायरेक्ट होता ही नहीं है। अगर मैं ट्रेडर हूं तो मेरे लिए कोई डायरेक्ट एक्सपेंस होगा ही नहीं फिर। सर उसके लिए जो सामान उसके पास मतलब पहुंचने के लिए जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्ट होंगे। देखो बेसिक चीज ये है, जितने भी खर्चे गुड्स को रेडी टू सेल कंडीशन में लाने तक होते हैं, वो सारे के सारे खर्चे, मतलब गुड उस पॉइंट तक पहुंच जाए कि हाँ अब ये बिक सकता है, उस पॉइंट तक जितने भी खर्चे उस पे हुए वो सारे डायरेक्ट है। फिर उसको बेचने का खर्चा, उसके बाद के खर्चे, उसको बेचना है, उसको बायर के पास पहुंचाना है, उस वो सारे के सारे इनडायरेक्ट हैं। बट मेन चीज है रेडी टू सेल, जब तक वो हो रहा है तब तक के सारे खर्चे। अब रेडी टू सेल मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, पर अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, मैं ट्रेडर हूँ, तो रेडी टू सेल तक लाने के लिए जिस आदमी से मैंने खरीदा उस आदमी से लेकर के अपने गोडाउन तक लाने का तो खर्चा होगा मेरा, मेरे पास आएगा तभी तो मेरे लिए रेडी टू सेल होगा वो। तो ये जो मैंने ट्रांसपोर्टेशन पे की, जिसे कैरेज इनवर्ड कहते हैं, ये क्या है? ये मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरेज आउटवर्ड मतलब जब मैंने किसी को बेचा वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि वो गुड तो रेडी हो चुका था, ये तो सेलिंग एक्सपेंस है, इसका मैन्युफैक्चरिंग से या और किसी चीज से कोई लेना देना नहीं था। तो बेसिक ये होता है। अब जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं, फाइनेंशियल चार्जेस ऐसे बोल सकते हैं हम कि आपने लोन्स वगैरह लिए हैं या बैंक ने कुछ चार्जेस डिडक्ट किए हैं, लोन लिए, उस पे इंटरेस्ट दिया, ये सब है। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड था? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड तो नहीं था, तो फाइनेंशियल चार्जेस नहीं ऐड होते। आपने क्या करना है, आपने ओपनिंग में परचेज ऐड करना है, परचेज के साथ सारे जो भी कॉस्ट ऑफ परचेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो ऐड हो जाएंगे, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री पे आ जाएंगे। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें एक चीज और आती है, इसमें कभी कभी कोई अब नॉर्मल आइटम आती है।
ठीक है, एबनॉर्मल आइटम मतलब नॉर्मली मैं हर चीज को 20% प्रॉफिट पे बेचता हूँ, मगर एक चीज ऐसी आ जाएगी जो खराब हो गई थी और मैं उसे 20% प्रॉफिट, तो क्या शायद लॉस में बेचा मैंने, ये हमारी कैलकुलेशन खराब कर देती है। क्योंकि मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूँ ना कि सारे के सारे सामान को सेम रेट पे बेचा। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, जब मैं सेल में से जीपी माइनस कर रहा हूँ और जीपी परसेंटेज में है, अब ये चीज ध्यान से समझना, मेरी सेल हुई 1 लाख रुपए की और मैं इसमें से बोलता हूँ कि 20% प्रॉफिट हुआ। अब मैंने इसमें 50 गुड्स बेचे थे, 50, और मैं फिर इसमें से जीपी माइनस कर देता हूँ इसका 20%, 20,000। तो मैं यही एज्यूम कर रहा हूँ ना कि वो सारी 50 चीजों पे मेरे को 20% प्रॉफिट हुआ था, है ना। अगर किसी एक चीज पे सिर्फ 10% प्रॉफिट हुआ है तो फिर तो यहाँ कैलकुलेशन ही खराब हो जाएगी, क्योंकि हम तो ये मान रहे हैं जीपी में कि सारे के सारे हमारे गुड्स 20% प्रॉफिट पे बेचे गए। तो क्वेश्चन आपके साथ यही करेगा, वो ये कर देगा कि आपने सारे गुड्स बेचे हैं 20% प्रॉफिट पे, पर एक आइटम है जो 20% प्रॉफिट पे नहीं बिकी, वो दूसरे पे बिकी। अब सीओजीएस निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेजॉरिटी आपने बेच दी है 20% पे, एक अकेला आपने बेचा है 10%, 20% जो भी, या लॉस में बेचा, तो उसको हमें अलग करना होगा। अगर मैं इस कैलकुलेशन से उस चीज को हटा दूं, जैसे मैं बोलूं कि ये जो 1 लाख के गुड्स है ना, इसमें एक आइटम 10,000 की थी जो कि 20% पे नहीं बिकी, तो मतलब बाकी 90 तो 20% पे बिका है ना, तो आप इसमें से उस 10 को माइनस कर दो। आप 90%, 90,000 ले आओ, 90,000 में से इसका 20% 18 माइनस कर दो, तो आप सही सीओजीएस निकाल लोगे। पर अगर आप पूरे 1 पे 20% माइनस कर दो तो गलती ये हो रही है कि एक गुड ऐसा था इनमें जो 20% पे नहीं बिक पाया था। तो पहले उस आइटम को सेपरेट करेंगे सेल से, फिर जीपी माइनस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जब हम करेंगे तब तब समझ आएगा बेटर। हम कोशिश करते हैं कि कल ही इसकी क्लास हो जाए। मेरे को बताओ आपके कल के टाइमिंग्स क्या हैं, क्या क्या टाइम है? सर सुबह ही होगी, सर तो सुबह ही लेंगे। कितने बजे? अरे कल ना मेरी ऑलरेडी काफी क्लासेस होती हैं, 5 तो होती हैं, मेरा तो सिर दर्द हो जाएगा इससे ज्यादा। चलो फिर भी टाइम बता दो, सुबह कितने बजे होता है, कितने बजे फ्री हो जाते हो? 11, 11:30। 11, 11:30। मैं लिख दूंगा ग्रुप में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं लिख दूंगा ग्रुप में। आज वाली क्लास को मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, उसे देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उस पे और भी कई सारी पुरानी क्लासेस हैं, अगर तुम्हें वैसे कुछ देखना हो या और कुछ हो तो वहां से देख लेना। ठीक है। और अभी देखो इस पॉइंट पे सिर्फ एक चीज पे फोकस रखो, एग्जाम क्लियर करने पे। एग्जाम होगा नहीं होगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, तो इसके बारे में सोचो भी नहीं। तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि एग्जाम होगा और तुम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो। इस पॉइंट पे तुम्हारी लाइफ में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं होनी चाहिए कोई, सभी के लिए बहुत जरूरी है ये। हम नहीं चाहते कि हम इसमें फिर से रहें और फिर से दोबारा से सेम चीज की बुक्स उठाना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो वो करना मत अपने साथ, सेम चीज जब दोबारा करनी पड़ेगी ना आंसू भी आ जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, दीज आर टफ टाइम्स फॉर एवरीवन, पर यही लाइफ है, क्या कर सकते हैं, लाइफ इज अनफेयर, हमेशा अनफेयर रही है, कुछ इसमें कोई भी ह्यूमन कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, प्लीज आप इस टाइम पे अब अपनी प्रायोरिटी समझो कि ये एग्जाम क्लियर करना है, सभी के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद अच्छी बात है सीए इंटर में पहुंचेंगे, आगे कुछ नया करेंगे, दोबारा सेम चीज करने में कोई फायदा नहीं होगा किसी को। ठीक है, अब ये मैंने आपको दो जो क्वेश्चंस कराए हैं इसको दोबारा से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सीधा सीधा ऐसे समझाते हुए शायद लगता है कि ये आ गया, बट जब हम इसको करेंगे दोबारा अकेले में तब शायद होगा कि थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसीलिए दोबारा से करना। सर लिंक भेज देना बुक का। ये तो तुम्हें तुम्हें पता नहीं है आईसीआई की वेबसाइट पे बुक का है, मैं भेज दूंगा। चलो ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, कल होगी क्लास तो मैं टाइम लिख दूंगा, नहीं तो परसों।